जय हिंद। समस्त पूर्व सैनिक तथा सर्विंग सोल्जर्स के लिए मैं एक इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के थ्रू बना रहा हूं जो काम आएगी। स्पेशली विडोज के काम की ये वीडियो है। इसमें इन केस ऑफ डिमाइज ऑफ ईएसएम तो क्या स्टेप एक विडो को लेने की ज़रूरत है या उसके परिवार को लेने की ज़रूरत है, सो दैट उसको आने वाले समय में इन समस्याओं से जूझना ना पड़े। जैसा कि मैं देखता रहता हूँ ऑफिस में, जब डिमाइस के बाद में लोग आते हैं, कई उनके प्रॉब्लम्स होते हैं। डॉक्यूमेंटेशन में नाम करेक्ट नहीं होता है, या उनका फैमिली की डिटेल्स नहीं होती हैं, या पीपीओ में विडो का नाम नहीं होता है, डेट ऑफ बर्थ उनकी रॉन्गली इंडोर्स होती है। इन सभी समस्याओं से निजात पाने के लिए मैं एक छोटी सी वीडियो बना रहा हूँ, सो दैट इसका फ़ायदा एक्स सर्विसमैन, विडोज़ और जितने भी सर्विंग भी सोल्जर्स हैं, वो आने वाले समय में जब ज़रूरत पड़ती है, ये अपने परिवार को इसके बारे में अवगत करा सकते हैं। ये अवेयरनेस से उनको आने वाले समय में प्रॉब्लम नहीं होगी और समय से पहले डॉक्यूमेंटेशन को करेक्ट किया जा सकता है। मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे क्या क्या स्टेप्स एक विडो को लेने की ज़रूरत है। और जब ईएसएम हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो उसके डॉक्यूमेंटेशन का क्या प्रोसीजर है और क्या क्या करना चाहिए, नॉट ओनली जिला सैनिक कल्याण के थ्रू या स्पर्स या यूएडीआई के थ्रू, बट बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंटेशन हैं जो करने चाहिए, जिनका जानकारी का अभाव होने के कारण ये नहीं हो सक पाती हैं और इसका कोई मिसयूज कर सकता है, ये चांसेस बनते हैं। समस्त ईएसएम और उनके स्पाउजेस से हम एक रिक्वेस्ट करते हैं कि ये जो पॉइंट हम आगे बताने जा रहे हैं उनको नोट किया जाए, सो दैट आपको आने वाले समय में प्रॉब्लम नहीं होगी। लाइफ का सबको पता है, हर एक की लाइफ का एक दिन एंड जरूर होता है। सो दूसरे पार्टनर को प्रॉब्लम ना हो, इसलिए हम चाहते हैं कि ये जानकारी आप सभी को हो। जो स्टेप्स लेने हैं उनके बारे में हम बताएंगे। पहला स्टेप है कि आप डिमाइस के बाद में या डेथ के बाद में एक मेडिकल सर्टिफिकेट हॉस्पिटल से कलेक्ट करना है, और जिसमें ये लिखा होता है कि डेथ का कारण क्या था, मौत का कारण क्या था। इन केस नेचुरल डेथ, जिसमें सुसाइड या एक्सीडेंट होता है, तो उसके लिए मेडिकल रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, एफआईआर, पुलिस इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट की ज़रूरत होती है। जहाँ पर ज़रूरत पड़ती है तो उन रिपोर्ट्स को आपके पास रखना चाहिए। साथ में एक्सीडेंट के साथ में जो इंश्योरेंस मिलता है ईएसएम को, उसके डीएसपी अकाउंट पर, डीएसपी पेंशन अकाउंट पे, वो कभी कभी बैंक्स उसमें क्या करते हैं कि आनाकानी करते हैं। इसलिए आपको अगर ऐसी प्रॉब्लम आती है तो आप अपने जिला सैनिक कल्याण ऑफिस में जाकर अधिकारी से मिलिए और बैंक के साथ में इसका कोऑर्डिनेशन करके आपका जो 30 लाख रुपीस मिलना होता है एक्सीडेंट के केस में, वो आपको अवश्य मिलेगा। इसके लिए आपको एफआईआर लगा करके एक रिपोर्ट लेनी होती है और उसमें पुलिस रिपोर्ट भी जरूरी होती है। अगला जो स्टेप है, ये पहला स्टेप वैसे होता है, इसमें डिसाइड करना होता है प्लेस एंड डेट ऑफ फ्यूनरल अब्लिक क्रिमेशन। कहाँ पर फ्यूनरल किया जाएगा, अंतिम संस्कार कहाँ पर होगा या क्रिमेशन कहाँ पर होगा, जैसा भी केस अप्लीकेबल हो, और रिलेटिव्स को इन्फॉर्म करना होता है। ये मॉडलिटीज पूरी करने के बाद में इन केस चक्रा सीरीज का कोई अवॉर्डी है, उसकी डेथ होती है, तो नियरेस्ट आर्मी, नेवी, एयरफोर्स स्टेशन में जाकर के मिलिट्री अथॉरिटीज को बताकर उसका जो लास्ट राइट के लिए रीथ लेइंग और गार्ड ऑफ ऑनर देना होता है, उसके लिए कांटेक्ट कीजिए। इन केस प्रॉब्लम आती है तो आप जिला सैनिक कल्याण ऑफिस से अपना संपर्क बना करके इस कार्रवाई को कर सकते हैं। और इसके लिए कुछ नंबर्स दिए गए हैं, इन नंबर्स में आप कॉल करके भी अपना कांटेक्ट इस्टेब्लिश कर सकते हैं। और जब फ्यूनरल या क्रिमेशन कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद आपने अप्लाई करना होता है डेथ सर्टिफिकेट के लिए। डेथ सर्टिफिकेट की 10 से 15 कॉपी आपके पास होनी चाहिए, और एक डेथ सर्टिफिकेट को बनने में 10 से 15 दिन लग जाते हैं। विडोज के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है कि इंटीमेट द डेथ अकरेंस इन स्पर्स वेबसाइट
एंड उसका डेथ सर्टिफिकेट को अपलोड करना होता है स्पर्श में, सो दैट पेंशन चालू हो सके। अगर विडो का स्पर्श में पीपीओ में नाम है तो उसको स्पर्श की वेबसाइट में स्टार्ट करने के लिए डेथ सर्टिफिकेट डालने से हो जाएगा। इन केस स्पर्श में माइग्रेट नहीं हो रखी पेंशन, तो जो पेइंग बैंक है, पेंशन पेइंग बैंक है, उसमें जाकर के और इस सर्विस पेंशन और डिजीज्ड है उसकी स्टॉप करके और डेथ सर्टिफिकेट सबमिट करना होता है, सो दैट विडो के नाम पे पेंशन को लगाया जा सकता है। यदि विडो का नाम पीपीओ में लिखा है तो इसको बोला जाता है जॉइंटली नोटिफाइड जेएनपीपीओ। अगर स्पर्श में माइग्रेट नहीं हुआ है देन आपको अप्लाई करना होता है पेंशन स्टार्ट करने के लिए, फैमिली पेंशन जिसको एफपी बोलते हैं। और विडो ने डेथ सर्टिफिकेट, पीपीओ, विडो का आधार कार्ड, पैन कार्ड और 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और लाइफ सर्टिफिकेट एंड बैंक पासबुक सबमिट करना होता है। अगर विडो की पेंशन स्टार्ट हो जाती है तो उसके बाद विडो को फॉर्म अल्फा बैंक को सबमिट करना होता है, इसलिए कि वो किसी को नॉमिनेट कर सके। इन केस ऑफ उनकी डेथ तो नॉमिनी को जो बैलेंस अमाउंट है इस अकाउंट में वो मिल पाए। अब यदि विडो का नाम जॉइंटली नोटिफाइड नहीं है, जो कि उसका नाम पीपीओ में मेंशन नहीं है, तो विडो को जिला सैनिक बोर्ड में जाकर के फैमिली पेंशन के लिए अप्लाई करना चाहिए। अगली कार्रवाई होती विडो को जनरली ऑनलाइन विडो आई कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहिए एंड एप्लीकेशन को सबमिट करने के बाद में जो डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है सारे फोल्डर्स में ले जाकर के वो जिला सैनिक बोर्ड में जाकर के विडो आई कार्ड बनाना चाहिए। इनकेस उसमें ऑनलाइन में कोई प्रॉब्लम होती है विडो को, तो सीधे जिला सैनिक कल्याण बोर्ड में जाकर के वो वहाँ पर अपना ईएसएम जो आई कार्ड था उसको जमा करके और अपना डिपेंडेंट जो आई कार्ड बना हुआ था उसको जमा करके अपने लिए नया आई कार्ड बनवाने के लिए एप्लीकेशन लगाएगी, तो उनका आई कार्ड इश्यू हो जाएगा। और विडो को अपने रिकॉर्ड ऑफिस को डेथ के बारे में इंटीमेट करना होता है, इसके लिए वो जिला सैनिक बोर्ड से इस एप्लीकेशन को और इंटीमेशन को दे सकती है रिकॉर्ड ऑफिस को। एयरफोर्स के केस में एयरफोर्स एसोसिएशन को इन्फॉर्म किया जा सकता है। डेथ के बाद में जब विडो जिला सैनिक कल्याण में जाती है तो उनको एडीएलआरएस एश्योर्ड डिसेंट लास्ट राइट के लिए अप्लाई करना चाहिए, ग्रांट मिलती है। आर्मी एडीएलआरएस जो मिलता है वो 17,000 रुपया मिलता है। नेवी का एडीएलआरएस जो है वो 20,000 रुपया और एयरफोर्स गरिमा ग्रांट जो है 15,000 रुपया। इसके साथ में उत्तराखंड के जो सैनिक हैं, पूर्व सैनिक हैं, उनके लिए जो ईएसएम की डेथ के बाद में 10,000 रुपया राज्य सैनिक बोर्ड की जो पुनर्वास संस्था है वहाँ से 2025 से इसको लागू कर दिया गया है। सो उत्तराखंड के जितने भी पूर्व सैनिक हैं उनको ये जो ग्रांट है अब 17,000 की जगह 27,000 रुपया कर दी गई है। ये जानकारी आपको होनी चाहिए और जो भी ऐसे केसेस हमारे पास आते हैं उनको प्रोसेस करते हैं। साथ ही अगला स्टेप ये है कि इंश्योरेंस का जो क्लेम होता है, जैसे आर्मी के लिए एजीआई है, नेवी के लिए एनजीआई है, एयरफोर्स के लिए एएफजीआईएस है, जो भी एप्लीकेबल है उसको जिला सैनिक कल्याण के थ्रू आप अपने रिस्पेक्टिव ऑफिसेस को भिजवाइए। और आर्मी का जो एक्सटेंडेड आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस क्लेम एजीआई से मिलता है, आर्मी के जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है उसके आधार पर जो भी स्कीम अप्लाई हो रखी है उनके केस में वो पैसा उनको मिलेगा। सिमिलरली फॉर नेवी एंड एयरफोर्स। जहां तक बात है एयरफोर्स विडो की, उनको अप्लाई करना चाहिए असिस्टेंट स्कीम एफएएस जो एयरफोर्स के आईएएफ बीए से मिलता है। जिला सैनिक कल्याण में जाकर के इसके लिए एप्लीकेशन लगानी चाहिए एंड उनको 1500 से 2,800 रुपया तक पर मंथ मिलेगा 8 साल के लिए, या लमसम अमाउंट 10,000 या 20,000 रुपया मिलेगा
वन टाइम फॉर ऑल रिटायरीज। ये डिपेंड करता है कि कौन सी स्कीम उनके लिए लागू होती है, किसके लिए वो एलिजिबल हैं, तो ये देखने वाली बात है। आर्मी और एयरफोर्स नेवी तीनों जो सर्विसेज हैं उनकी अगर विडोज को ये सिचुएशन आती है तो उसके बाद उनको अपने बच्चे अगर पढ़ रहे हैं तो उनके लिए चिल्ड्रन एजुकेशन ग्रांट के लिए अप्लाई करना चाहिए। ये जिला सैनिक कल्याण के थ्रू होता है और DIAB, INBA एंड IAFBA ये जो ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ से ये आपको ग्रांट्स मिलती हैं और इसके लिए आप अप्लाई कीजिए। उत्तराखंड में जो है राज्य सैनिक बोर्ड द्वारा भी मिलती है और केंद्रीय सैनिक बोर्ड भी इस ग्रांट्स और जो स्कॉलरशिप स्कीम्स हैं उनको बच्चों के लिए दिया जाता है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। विडो जो है अप्लाई कर सकती है चिल्ड्रन के एजुकेशन ग्रांट के लिए या प्राइम मिनिस्टर्स स्कॉलरशिप स्कीम जो ऑनलाइन अप्लाई एप्लीकेशन की डाली जाती है। ये KSB की ग्रांट है, KSB से मिलती है, केंद्रीय सैनिक बोर्ड इसको देता है। आर्मी की जो विडोज हैं वो अप्लाई कर सकती हैं ग्रांट्स के लिए रेजिमेंटल फंड से, एसोसिएशन से, जैसे कि आर्टिलरी में रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी एसोसिएशन है, वहाँ पर ESM की डेथ हो जाने पर विडो को 20,000 रुपया रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी एसोसिएशन RIA से मिलता है। अगली जो बहुत इंपॉर्टेंट कार्रवाई है वो है स्टॉप ECSS 64 KB स्मार्ट कार्ड। जो ESM को 64 KB का स्मार्ट कार्ड मिला है, डेथ होने पर उसको ब्लॉक करना होता है एंड ऑनलाइन ECSS वेबसाइट में जा करके और इसको डिपॉजिट करना होता है एफिलिएटेड ECSS ऑफिस में या आर्मी के स्टेशन हेडक्वार्टर में आप जा करके और एक रिसिप्ट लीजिए कि आपने जमा कर दिया है। ECSS कार्ड वाइफ के लिए और अदर डिपेंडेंट जो इश्यू हो रखे हैं वो एक्टिव रहेंगे, उनका इस पे उनका कोई फर्क नहीं पड़ता, असर नहीं पड़ेगा, वो एक्टिव रहेंगे। आप सिमिलरली आपको CSD कार्ड जिसमें ग्रोसरी लिकर दोनों ऑथराइज है, आपको विडो को अपने नाम पर ये कार्ड इशू करवाने की जरूरत है। जो पुराना कार्ड है ESM का उसको जमा करना होता है और एक आपको रिसीट मिलेगी। इसके लिए आपको स्टेशन हेडक्वार्टर में जा करके अप्लाई करना होता है और आपको कार्ड इशू हो जाएंगे। ESM को जो भी आइडेंटिटी कार्ड चाहे वो फॉर्मेशन से हैं या सर्विस हेडक्वार्टर से हैं या जिला सैनिक कल्याण से जहां से भी मिले हैं, उन सभी को रिस्पेक्टिव ऑफिस में जमा करवाना विडो की जिम्मेवारी में आता है। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो जिला सैनिक कल्याण में जाकर के इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं और उसको जमा करवाएं, नहीं तो उसका मिसयूज हो सकता है जाने अनजाने में। अगली इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपके जितने भी जॉइंट अकाउंट्स हैं उन सभी को क्लोज करिए और एक सिंगल अकाउंट बनाइए। उनमें जो अमाउंट आपका बैलेंस है, जो FD पड़ी है, जॉइंट अकाउंट से सिंगल अकाउंट में ट्रांसफर करिए, यह आपके लिए फायदेमंद रहेगा। साथ ही इनकम टैक्स के बारे में जो ESM की डिटेल्स हैं उसमें असेसमेंट ऑफिसर जो IT सर्कल में आता है उसके पास जाकर के बताना होता है कि इसका जो पैन कार्ड है उसको जमा करना पड़ेगा 4 साल के बाद में और ये सरेंडर करने के लिए आपको नोट करना चाहिए। साथ ही आधार ऑफिस में जा करके दैट इज UIDAI में जो वेबसाइट से आप डिजिटली इनके जो बायोमेट्रिक है उनको लॉक कराना होता है डिजीज का और ESM आधार नंबर को जो कोई भी अगर ये बंद नहीं किया तो उसको मिसयूज कर सकता है फ्यूचर में। तो इसको रोकने के लिए आपने आधार ऑफिस में जाकर के इसको बंद कराना होता है। यदि ESM का कोई डीमैट अकाउंट है या म्यूचुअल फंड्स हैं या SIP चल रही हैं, इक्विटी शेयर्स हैं, उनको डीमैट को क्लोज करवा करके नॉमिनी या विडो के नाम पर उनको ट्रांसफर करवाना होता है। ये अकरेंस ऑफ डेथ पे जितनी जल्दी हो सके कर देना चाहिए। RTO ऑफिस से भी आपका काम पड़ता है। RTO ऑफिस में जब आप को डेथ के बाद विजिट करना होता है तो आपने ड्राइविंग लाइसेंस को सरेंडर करने के लिए अप्लाई करना होता है। साथ में RTO के पास में अप्लाई करना होता है कि जितनी भी ऑनरशिप है 2 व्हीलर्स की, 4 व्हीलर्स की, तो वो सारा नॉमिनी के नाम पर ट्रांसफर हो जाए। साथ ही आपने
लोकल जो इलेक्शन ऑफिस है वहाँ पर विजिट करना होता है कि और बताना होता है कि ये सम एक्सपायर्ड हो गया है, तो उसका वोटर लिस्ट से उसका नाम जो है डिलीट किया जाए। साथ में फॉर्म नंबर 7 भरना पड़ता है और उनका डेथ सर्टिफिकेट उनको सबमिट करना होता है, तो आपकी वोटर वाली जो कार्रवाई होती है वो वोटर लिस्ट से नाम डिलीट हो जाएगा ये एक्शन करने पर। एक और इम्पोर्टेंट बात ये है कि कई ईएसएम जो हैं लोन लेते हैं बैंक से, उनके घर वालों को पता नहीं होता है या पता भी होता है तो वो लोन को डेथ के बाद में लिक्विडेट करना होता है, अकाउंट क्लोज करना होता है। ये जितनी जल्दी करेंगे तो फैमिली को इसका जो है जो एक्स्ट्रा कॉस्ट पड़नी है, क्योंकि अवेयरनेस नहीं उसके बारे में या इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है ये सबने परिवार को कि उन्हें लोन लिया है, तो ये जल्दी से जल्दी लिक्विडेट करना पड़ता है और आपका जो ड्यू है उसको आपने जमा करना है सो दैट ये अकाउंट क्लोज हो जाए। कई एसएम ऐसे होते हैं जिनके पास गन होती है, गन लाइसेंस होता है, तो उनकी डेथ के बाद में इसको वेपन को पुलिस के पास में जमा करवाना होता है। जब तक नॉमिनी अपना गन लाइसेंस न बना ले तब तक ये पुलिस की कस्टडी में रहता है। ये ही उचित कार्रवाई है इसके लिए। यदि किसी ईएसएम का कोर्ट में या पुलिस स्टेशन में कोई पेंडिंग केस चल रहा है तो उसको ईएसएम की डेथ के बाद में इमीडिएटली बताना होता है और डेथ सर्टिफिकेट पुलिस स्टेशन या कोर्ट में सबमिट करना होता है सो दैट उस चीज को क्लोज किया जा सके। अभी आगे बात आती है कि जो ईएसएम है उसकी प्रॉपर्टी है उसके नाम पर है और कुछ प्रॉपर्टी जॉइंटली होती हैं, कुछ सिंगल होती हैं ईएसएम के नाम पर और उसमें किसी किसी में नॉमिनी नहीं होता है। इसकी ऑनरशिप जो है प्रॉपर्टी की वो नॉमिनी के नाम पर ट्रांसफर कराने की जरूरत है और अगर प्रॉपर्टी जॉइंटली नहीं रजिस्टर्ड है तो लीगल हायर सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, ये कोर्ट से बनता है। इसको प्रोड्यूस करना पड़ता है ऑनरशिप के लिए प्रॉपर्टी का, तो ये कार्रवाई भी करनी बहुत जरूरी है। आगे को कुछ ऐसी कुछ और चीजें हैं जो जनरली लोग इन चीजों के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक मीटर का जो घर का है उसको ट्रांसफर करना पड़ता है, फ्लैट या प्रॉपर्टी और टैक्स के पेपर्स सोसाइटी के ऑफिस में बताने होते हैं, केबल टीवी जैसी चीज है, ब्रॉडबैंड जैसी चीजें हैं, ये सब जो है अपने नाम पर करानी होती हैं क्योंकि डिमाइस जो हो गई है ये सब अब वो उसके नाम पर नहीं रह सकती बिकॉज उसकी डेथ हो चुकी है। इसका जो एक्शन है वो जैसे टाइम मिलता है महीना डेढ़ महीने में कर लेना चाहिए। यदि ये एसएम किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में रिटायरमेंट के बाद सर्विस किया है तो उसको उस ऑफिस को कांटेक्ट करके इसकी विडो को या फैमिली को बताना चाहिए कि विडो के द्वारा कि एएसएम की डेथ हो गई है। जो भी उनके डॉक्यूमेंटेशन की कार्रवाई होती है तो वो रिस्पेक्टिव ऑफिस उस कार्रवाई को करेगा। सो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो देखिए आपने, आपको इससे फ़ायदा होगा और जो अवेयरनेस आपको मिली है औरों को भी बताइए, इस वीडियो को शेयर कीजिए। मेरा चैनल काइनेटिक कर्मा में मैं इस टाइप की वीडियोस आपके लिए बनाऊंगा क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन आपके पास में होती नहीं है। जब आप ऑफिस में विजिट करते हैं, एक पर्टिकुलर केस के लिए आप जाते हैं तो उतनी इन्फॉर्मेशन आपके पास होती है। मेरा इंडेवर रहेगा, मेरा प्रयास रहेगा कि आपको मैं जितनी भी ऑफिस रिलेटेड कार्रवाई होती हैं वो सब आपको मैं इन वीडियोस के थ्रू बताऊं, क्योंकि मैं भी आप सभी के पास में आ तो नहीं सकता हूं, बल्कि मैं ये कोशिश करूंगा कि मैं आपके पास आऊं। कैंप्स भी लगाता हूं मैं और सभी जगह कैंप लग नहीं पाते हैं, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन भी उतनी नहीं हो पाती है क्योंकि रिमोट एरियाज में रहते हैं। तो अब मैं वीडियोस के थ्रू आपके पास आऊंगा, कुछ वीडियोस बनाऊंगा मैं, जैसे ईसीएचएस में आपकी क्या सुविधाएं हैं और क्या कुछ आपको मिलता है और भी बहुत सारे जैसे इश्यूज आपके होते हैं डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा वीडियोस के थ्रू। अभी जैसा कि आप देख रहे हैं मैं स्पेयर टाइम में आपके लिए अपनी वीडियोस बना रहा हूँ। मेरा जो पर्सनल टाइम है उसको मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ सो दैट मैं अपने लोगों को ये बता सकूँ कि
उनके लिए क्या इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है, क्या उनके एक्शन होने चाहिए सो दैट उनको प्रॉब्लम ना हो, फैमिली को प्रॉब्लम ना हो। तो लाइट चली गई है, फिर भी अपना इमरजेंसी जो लाइट है उसको जला करके आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, डोंट वरी। इससे फ़र्क नहीं पड़ता है और मेरा एक ही मोटो है कि आप इन वीडियोज़ को देखिए, इनसे आप फ़ायदा उठाइए और मुझे इसी में खुशी होगी। जैसे पिछले गत वर्षों में जो है ना 2 सैनिक हैं जिनकी डेथ हो गई थी। कोई गाड़ी से अपनी गाड़ी की सफाई कर रहा था, वो गाड़ी चल पड़ी तो उसकी डेथ हो गई। एक सोल्जर जो है रात में कहीं से आ रहा तो पहाड़ से गिर गया। तो बैंक के जो कर्मचारी हैं या मैनेजर हैं जब उनके पास जाते हैं, डीएसपी पेंशन अकाउंट में जो इंश्योरेंस होता है हमारा 30 लाख्स का है, उसी तरीके से अगर किसी का ईयर एक्सीडेंट हो जाता है या और किसी तरह से एक्सीडेंट हो जाता है, तो हमें ज़रूरत होती है उस टाइम पे पुलिस के में बताने की, एफआईआर करने की और उसका इन्वेस्टिगेशन कराने की, डेथ सर्टिफिकेट और जो पुलिस की रिपोर्ट है उसमें मेंशन कराने की कि ये एक्सीडेंट हुआ है। अनलेस अदरवाइज आपने एक्सीडेंट उसको नहीं दिखाया है, तो आपको इंश्योरेंस नहीं मिलेगा। किस टाइप का एक्सीडेंट है, ये लिखना बहुत ज़रूरी है। तो जब बैंक में वो परिवार गए हैं, तो बैंक वाले ने बोल दिया भाई आपको ये लागू नहीं है। दूसरा आपको ये देखने की ज़रूरत है कि जो आपका पेंशन अकाउंट है, जो बैंक में, वो क्या है? मेरा खुद का अकाउंट जो प्लैटिनम होना चाहिए, उन्होंने उसको गोल्ड करके रखा है, तो उसको दोबारा चेंज करना पड़ता है। जो आपके डेबिट कार्ड वगैरह होते हैं, तो उसी हिसाब से उसको जिस कैटेगरी में आपका अकाउंट है, उसी कैटेगरी के हिसाब से मिलता है। उनको पूछिए जा करके मेरा अकाउंट किस कैटेगरी में है? क्या ये गोल्ड है, प्लैटिनम है, कैसा है? तो आप लोगों को देखना चाहिए कि आपको जो सुविधाएँ हैं, वो मेंशन होनी चाहिए। अगर बैंक वाला बाद में बोलता है आपका तो अकाउंट इस कैटेगरी में है ही नहीं, तो आपको ये लागू नहीं है। कृपया ये जाकर के आप अपना डीएसपी पेंशन अकाउंट बैंक में चेक करिए। पूछिए उनसे, आपके जो डेबिट कार्ड्स बन के आते हैं, जैसे मेरा डेबिट कार्ड बन के आया, उसके बाद में मुझे पता नहीं था पहले ये क्या कर रहा है। अभी मुझे रिटायर हुए जो हैं 4 साल हो चुके हैं। तो मेरे पास में वो डीएसपी जो है डेबिट कार्ड जो था नहीं। अब उन्होंने मुझे जब मैंने उनको पूछा भाई मेरा क्यों नहीं बनाया, तो उन्होंने उसको प्लेटिनम करके अब मेरे को कार्ड इश्यू किए हैं। इसी तरीके से आपके साथ भी हो रहा होगा और आपकी फैमिलीज को भी आपको भी ये पता होना चाहिए। तो इसी से हमें जो भी हमारे लिए सुविधाएं हैं उनका फ़ायदा हमें उठाना चाहिए। इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मेरा इस वीडियो से कोई ना फ़ायदा हो रहा है, कोई ना नुकसान हो रहा है। मेरा फ़ायदा इतना है कि जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है वो आप तक पहुँच जाएगी, तो आपको तकलीफ़ नहीं होगी, तो वर्कलोड भी कम हो जाएगा हर एक ऑफ़िस में जहाँ आप जाएँगे, क्योंकि आपको नहीं तो कई बार चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो एक ही बार में आप डॉक्यूमेंट ले जाएँगे, आपका काम हो जाएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका ये वीडियो देखने के लिए। अगर आपको अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरा चैनल काइनेटिक कर्मा मैं आप इसको सब्सक्राइब कीजिए। पसंद आती है तो लाइक कीजिए। मैं आपको बोलता नहीं लाइक करना चाहिए करके, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि ये आप अवश्य लाइक करेंगे। ऐसी मैं वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ और आगे को भी बनाता रहूँगा और आपको फ़ायदा हो, ये मेरा एक ही मोटो है, मकसद है और होपफुली जब तक मैं पिथौरागढ़ में हूँ, ये मैं करता रहूँगा आपके लिए। उसके बाद जब मैं चले जाता हूँ यहाँ से, तो जो कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होंगी, वो भी मैं आपको देता रहूँगा।